शर्म तो मर जाओ। 10th की बताऊंगा था। देखो सुनो, पहले तो तुमसे एक शिकायत मोटी वाली पूछो का। कल मैंने एक चीज़ नोट करी, तुम्हारे एक सिंपल सी चीज़, शायद ऐसा कि पहली बार पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारे थोड़ा सा चमको कम हो, समझ में कम आया हो, तुम सबरे परेशान से रहेगी, बहुत ज़्यादा परेशान से रहेगी। मैंने लाली नोट करी, या 2 बार समझा दिया जाओ तो या के चेहरा पे एक चमक सी आई, तेरे पे 3 बार के बाद आई, एक या के पे और या के पे तो लास्ट तक नहीं आई, एक या के और या के। तो टेंशन सी नहीं लेनी। देखो मैं एक इतना तुम समझ गए होंगे 2 दिन में कि मैं अपने वर्क सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे जब तक समझ में ना आवे हो ना, तब तक मैं लगो रहूँगा 8 बार 10 बार, ना तुम्हारे घर आ जाऊँगा, मेरे अपने घर बुला लूँगा, पर तुम्हें समझा के छोड़ूंगा। बाकी टेंशन मतलब पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूँ। हाँ वो अलग बात है कि मैं काफ़ी दिन बाद बायो पढ़ा रहा हूँ, तो हो सके कि या फिर तुम पहली बार ऐसे पढ़ रहे हो इतना खोल के, कुछ भी कहीं ना कहीं कमी है सके, तो उसकी वजह से चाहे 2 बार 3 बार, लेकिन चेहरे पे कोई मायूसी परेशानी ना आनी चाहिए। क्लियर है? क्या सीखा आपने कि मायूसी नहीं लानी है, चाहे हमें 5 बार पढ़े, सबरे दिन एक लाइनें पढ़ेंगे हम चाहे। क्लियर? सुन लो अब पहले तो कल वारे, अब चुप पे जाओ ला लियो, कल वारी आफत ख़त्म करेंगे जो हम कल पढ़ना लास्ट में शुरू करें, फिर एंड में एक मेरे वीडियो का आ जाए, कल को जो मैटर है तो तुमने छुड़वाया वहाँ एक बार रिकॉर्ड करेंगे लास्ट में थोड़ा सा, ठीक है? देखो हम पढ़ रहे थे क्या, संरचना पूरी ख़त्म कर ली थी हमने पुष्प की। पुष्प के बाद हमने सिंगली उठा रहे थे। पहली बात तो आप मेंटली तैयार हो जाओ, जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे 11th में आपने पढ़ी होगी और आगे पढ़ोगे, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे अब उनको हम काट करके पढ़ेंगे। यानी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर आप मुझे बाह्य रूप से देखोगे तो मेरी आकारिकी पढ़ सकते हो आप, फिजियो पढ़ सकते हो आप, यानी कि मेरे ऊपर सिर है, नाक है, कान है, चेहरा है, उसके नीचे गर्दन है, फिर मेरी धड़ है, ऐसे मेरी आकारिकी बाहर से पढ़ सकते हो। फिर उसको मेरे शरीर को आप खोलोगे तो इंटरनली ला लियो जान दे बेटा, वो जैसे 2 मिनट बाद ना कैमरा ब्लॉक है जा, बस रिकॉर्डिंग चलती रही, टेंशन मत। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आप लोग अगर मुझे बाहर से देखोगे तो मेरी फिजियो देख पाओगे कि मैं बाहरी रूप से कैसा दिखता हूँ, मेरी आकारिकी क्या है। मेरा ऊपर हेड है, हेड में ऊपर सिर, नाक, कान, नाक, मुंह है, उसके नीचे गर्दन से जुड़ा हुआ है, फिर मेरा धड़ है, फिर 2 लिम्स लगे हुए हैं, फिर 2 पैर लगे हुए हैं, उस हिसाब से इसे बोलते हैं हम आकारिकी। क्लियर? फिर अगर मेरे आपको इंटरनल ऑर्गन्स देखने हैं तो मुझे खोलना होगा, उसके अंदर आप देख पाओगे कि गले से नली जा रही है, फिर पूरा आरनाल है, साथ में उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सब कुछ देखोगे। वहीं अगर प्रत्येक अंग का या प्रत्येक ऑर्गन को आपको स्टडी करना है तो उसको कैसे पढ़ना होगा आपको, कि उसको काटनी पड़ेगी। जैसे मुझे अपनी मांसपेशी पढ़ानी है, आपको कल मैंने एग्जांपल दिया था, तो मुझे हाथ ऐसे काटना पड़ेगा, तब आप देखोगे कि एक बाहरी लेयर, फिर उसके अंदर एक लेयर, फिर उसके अंदर एक लेयर, तो स्किन की मेरी 3 लेयर, फिर हमारी मसल्स की लेयर स्टार्ट होगी, फिर बोन्स स्टार्ट होंगी, बीच बीच में वेन्स होंगी, नर्व्स होंगी, तो तभी तो हम पढ़ पाएंगे कि अंदर स्ट्रक्चर है क्या। उसी प्रकार से जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, कि हमारा जनन तंत्र क्या है, कैसा, लैंगिक जनन, जिसमें भी हम 3 घटना पढ़ेंगे। एक तो निषेचन है ही है, जिसके बाद पुष्प बनेगा, बीज बनेगा, फिर नया पौधा बनेगा। लेकिन अभी हम पढ़े निषेचन से पूर्व कि उसका शारीरिक रूप से तैयार कैसे होगा। जैसे हम पैदा होते तो जनन के योग्य नहीं होते, हमारी एक स्टेज आएगी, उसके बाद हमारे सारे, और तब तक हमारे सारे ऑर्गन, सारे हार्मोन, सारी ग्रंथि, वो सब कुछ तैयार होगी। उसी के बाद तो हम लायक होते हैं कि हम प्रजनन कर सकें। ऐसे ही पुष्पों में है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, निषेचन पूर्व घटनाएं, कि निषेचन से पूर्व पादप के, पुष्प के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि पुष्प बनने से पहले, पुष्प बनने की तैयारी पादप में बहुत पहले शुरू हो जाती होगी, चाहे वो हार्मोनल हो, फिर कायिक रूप से हो, यानी कि बॉडी में चेंज, जैसे पहले छोटी सी कलिका निकली होगी हार्मोन्स के बाद, फिर वो कलिका धीरे धीरे वृद्धि करके पुष्प का रूप ली होगी। यानी कि ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं कि एक एक ऑर्गन्स को, जैसे हम कल पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि पुमंग के अंदर क्या क्या है, उसके अंदर वो परागकण बनता कहाँ है। फिर हम कल अध्ययन करेंगे कि जायांग को काट के देखेंगे कि उसके स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे बनता है, जो गुरु बीजाणु है अंडकोश का है, वो कैसे बनेगी। ऐसे ही आगे जाके जब फिजियो पढ़ोगे
तो हम अपनी किडनी उसको भी काट के उसकी लेयर पढ़ेंगे, अपने लंग्स उसकी भी लेयर काटेंगे, तो सब चीज़ को हम काटेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे खड़ी हुई चीज़ है उसको काट करके फिर हम अध्ययन करेंगे। समझ में आ गई? तो आदत डाल लो, इतना कन्फ्यूजन होने की बात नहीं। उसमें एक लेयर होगी फिर और लेयर होगी, बस वो लेयर्स का अध्ययन करना। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। ये तो ख़त्म हुए थोड़े। देखो सबसे पहले हमने शुरू किया था कि हम पढ़ रहे थे संरचना, जिसमें क्या था, पहला टॉपिक ही क्या था हमारा, निषेचन पूर्व घटनाएं। यही था भाई। इसमें हम पढ़ रहे थे कि पादप का शरीर या पुष्प का शरीर किस प्रकार अपने आप को तैयार करेगा, क्या क्या उसमें बदलाव आएंगे ताकि वो निषेचन कर सके। तो उसमें सबसे पहले हमने उठाया था क्या, पुमंग। क्या उठाया था? एंड्रोशियम। देखो इतना हम पढ़ ही चुके हैं कि पुमंग की सिंगल इकाई क्या होती है भाई, पुंकेसर होती है। पुंकेसर की बाहरी स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं कि बाहर से कैसा दिखता है, कैसा दिखता है। ऊपर एक घंटारी सी होएगी, नीचे एक धागे नुमा संरचना होगी, यही पढ़े थे। ये है एक पुंकेसर। कई सारे पुंकेसर मिलके क्या बनाते हैं, पुमंग। इसको हम कहते हैं स्टेमन और उसको क्या बुलाते हैं, एंड्रोशियम। क्लियर हुआ इतना? अब हम इसको तो क्या ही पढ़े, क्योंकि ये तो धागे नुमा संरचना है, तंतु है, और ये क्या काम करता है, पुष्प से और परागकोश को जोड़ने का काम करता है। इतनी बात क्लियर? अब हम पढ़ेंगे क्या, इसको। यानी कि अब हम क्या पढ़ने वाले, परागकोश की संरचना, कि परागकोश के अंदर क्या है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, कैसे उसके अंदर क्या बनता है, लघु बीजाणु या परागकण। तो देखो मोटा मोटा फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा, जैसे वहाँ पे जैसे गेहूं होता है ना, उसके दो जुड़े होते हैं, ऐसे ही तो जुड़ा होगा वो लगभग, जो पुंकेसर होगा ऊपर से ऐसे ही होगा ना। यानी कि हमने देखा जब काट करके कि ये द्विपाली में बटा हुआ है, दो पाली में बटा हुआ है, क्योंकि मैंने भी माइनर सा ऐसे बनाने की कोशिश की, यानी कि दो पालियों में बटा हुआ है। द्विपाली कैसे हम बनाएंगे इसको, ऐसे हमने काटा तो हम देखेंगे कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, मेरे को दिख रहा होगा। अब हम जब ऊपर से इसको अध्ययन करेंगे सूक्ष्मदर्शी से, तो नीचे का पार्ट तो दिखेगा नहीं, केवल कितना पार्ट दिखेगा, यही दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मेरे को दिख रहा होगा। इसमें मैंने और नोट किया कि इसमें मुझे 4 बिंदु नुमा संरचना दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं ये? तो मैंने नोट किया कि जब हम परागकोश को काटते हैं क्षैतिज रूप से या ओरिजेंटल, तो हम अध्ययन करते हैं कि वो किस में बटा हुआ है, द्विपाली में बटा हुआ है। अर्थात जो पुष्प का पुंकेसर है द्विपालित है, द्विपालित है। द्विपालित होने के साथ में फिर हमने और अध्ययन किया तो हर एक पाली 2 कोष्ठों में बटी हुई है। इस पाली को देखो 2 कोष्ठे लग रहे हैं, तो और अध्ययन करेंगे तो हमारे लगभग ऐसी आकृति लगभग दिख रही है हमको। समझ में आई लालियो, लालाओ? कल की तरह तो ना है रे, ऊपर तो जा रहे हो ना भैया, अभी तो ही कुछ ना है, तुम बस अभी तो पुंकेसर पढ़ रहे हैं, आगे कैसे बनेगा परागकण वो मैं समझाऊँ। फिलहाल तुम बस यही पे ध्यान दो कि हम क्या कर रहे हैं। हमने एक पुष्प का क्या लिया, पुंकेसर लिया, पुंकेसर के नीचे तंतु है, उसको तो क्या ही पढ़ना, हम ऊपर का पढ़ रहे हैं परागकोश। परागकोश हमने बाहर से देखा, बस हाँ ये द्विकुंडलित संरचना दिख रही है, इतना ही दिख रहा है हमको, जैसे गेहूं का सा दाना टाइप में। अब हमने क्या किया, उसको काटा, काटने के बाद अलग, तो अब हमको कैसा दिख रहा है वो, जैसे तरबूज को काट देते हैं हम लोग ऐसे, तभी तो हमें पता चलेगा उसमें गूदा है, बाहर हरी सी परत है, फिर एक वाइट कलर की परत है, फिर गूदा स्टार्ट हो गया लाल रंग का, बीच बीच में उसमें बीज हैं, तभी तो पता चला जब हमें काटने। बाहर से तो हमें क्या पता चल रहा है, एक गोल सी संरचना दिख रही है सिलेंडर नुमा बेलनाकार, लेकिन काटा तभी तो हमें पता चला। तो ऐसे ही जब हम काटेंगे तो हमने देखा कि जो हमारा परागकोश है वो द्विपालियों में बटा हुआ, 2 पालियों में बटा हुआ, यानी कि द्विपालित हुआ, हो गया। अब उन द्विपालियों का अध्ययन करेंगे तो हमने देखा कि प्रत्येक पाली 2 कोष्ठों में बटी हुई है। 2 कोष्ठ मतलब 2 कोनों में बटी हुई है।
ये भी एक कोना, ये एक कोना, कोष्ठ मतलब कोना, कोनों में बटी हुई है। और हम देखते हैं कि उसमें एक ये हो गया। तो अब ये पूरी संरचना कैसी हो गई, चतुष्कोणीय या चतुष्कोटीय हो गई कि नहीं होगी, 4 कोने इसमें हैं कि नहीं है। अब जब हम अध्ययन करेंगे तो हमने पाया कि जो इसका प्रत्येक कोना है, प्रत्येक कोष्ठ है, वही है लघु बीजाणु धानी। क्या है, लघु बीजाणु धानी। अब लाली ने कही क्या थे, लघु बीजाणु धानी क्यों कहे। देखो सिंपल सी बात है, जो चीज़ जहाँ बन रही होगी या जो चीज़ जहाँ स्टोरेज हो रही होगी उसका नाम वैसे ही तो रखते हैं, चूहा जिसमें हम पकड़ते हैं चूहेदानी, सिंपल सी बात है, मच्छरदानी। यानी कि जिसमें वो कोई चीज़ बन रही है या स्टोरेज कर रहे हैं हम उसको, हमारी भाषा है कि हम लिख देते हैं। तो हमने देखा, अब ध्यान दो लाओ, मजाक बीच बीच में ठीक है, पर ये टॉपिक थोड़े वैसे हैं, अभी समझ में तुम्हारे फ्लो आ जाएगा ना। एक दो चीज़ें ने पढ़ लोगे कि कैसे पढ़ें कैसे करें, फिर कोई दिक्कत ना। अभी तुम्हारा शुरुआत है, अभी थोड़े बहुत बकचोदी है गई, बाकी चक्कर में दिमाग में कोई दिक्कत होगी ना, या फिर मेंटलिटी बन गई यार क्या ही पढ़ रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, तो मोटी समस्या हो जाएगी आगे के लिए। अभी 2 चैप्टर में मेरा ढंग से साथ दे दो, बाकी आगे के सारे चैप्टरों में मैं तुम्हारे संग हूँ हर तरह से। जब तक तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे गुरुजी पढ़ाने वाला। क्लियर है, ये इतनी मैं कह रहा हूँ और कौन सी उसकी, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, समझ में आ गया सबको, एक बार और बताऊं, पक्का है, ठीक है। अब हमने देखा कि जो हमारा परागकोश है वो चतुष्कोणीय है, पहले 2 पाली में बटा हुआ था, प्रत्येक पाली 2 कोष्ठों में बटी हुई थी, प्रकोष्ठों में बटी हुई थी। तो हमारा जो पूरा परागकोश है वो चतुष्कोणीय या चतुष्कोष्ठीय हो गया, उसका प्रत्येक कोना हमारा क्या है। अब हम इसको उठाएंगे, अब इसका अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या है, क्योंकि बनता तो परागकोश परागकण जो है इसी में है, जो हमारा लघु बीजाणु है वो बनता तो इसी में है। तो अब हम करेंगे इसका अध्ययन। तो मोटा मोटा इसकी आकृति लगभग ऐसी हो गई कि नहीं हुई, हो गई। ध्यान देना भाई, अब हमने नोट किया, अब इसको काट दिया हमने यहाँ से, अब इसका अध्ययन कर रहे हैं हम, ध्यान देना। क्या है दादा, नेक्स्ट हमने देखा सबसे पहली लेयर जो है हमारी ऐसी है जिसमें चपटे नुमा जो सेल्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, दिखा, दिख गया। इसे हम बुलाएंगे बाह्य त्वचा, बाह्य परत, एपिडर्मिस। सबसे बाहरी लेयर है, इसको बाह्य स्तर बोल दो, बाह्य त्वचा बोल दो, बाह्य परत बोल दो, कुछ बोल दो। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको, एपिडर्मिस। इतनी बात भाइयों क्लियर। और कोई समस्या नहीं है, वेरी गुड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक और सिंगल सेलुलर यानी कि एक कोशिकीय परत, जिसको हम बुलाएंगे अंतःस्तचीय, अंतःस्ततीय, ठीक है। कैसी लेयर होगी वो, थोड़ी लंबी टाइप की होगी, ऐसी टाइप की। अभी समझ में आयो, काय में यार चुप रहो, सुनो। हमने पढ़ रहे हैं अब क्या, लघु बीजाणु धानी की काट। लघु बीजाणु धानी को जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो बाहरी चपटी सेल्स का, चपटी कोशिकाओं की एक लेयर थी जिसे हम बुलाते हैं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। उसके अंदर एक सिंगल सेलुलर सेल और थी, लेकिन थोड़ी लंबी कोशिकाओं की एक परत थी जिसको हम क्या बुलाएंगे, अंतःस्ततीय त्वचा। क्या बुलाएंगे, इसका क्या काम है। देख ऊपर वाली तो सीधी सी बात है उसकी रक्षा कर रही होगी, ऊपर वाली तो रक्षा ही करेगी। उसके जो अंदर है अंतःस्ततीय, इसका क्या काम है, इसका काम है कि जब लघु बीजाणु धानी कंप्लीट परिपक्व हो जाएगी, कंप्लीट डेवलप हो जाएगी, तो इसमें अंदर क्या बनेंगे, कभी ना कभी परागकण बनेंगे, परागकण स्टोरेज होंगे। अब जब तक ये परागकण अंदर है, किस काम के हैं, किसी काम के नहीं, ना पादप के ना हमारे, तो ये फटेगी, प्रस्फुटन बोलते हैं जिसको,
ये पूरी की पूरी जो बीजाणुधानी है ना, ये लघु बीजाणुधानी, ये फटेगी तभी तो परागकण बाहर निकलेंगे, तभी तो उड़ के जाएंगे। तो उस टाइम पराग या फिर ये बोलूँ लघु बीजाणुधानी के प्रस्फुटन में, फूटने में कौन मदद करता है? क्यों? क्योंकि देखो एपिडर्मिस अंतःस्थित त्वचा के बीच में पोर हैं, छेद हैं, छिद्रनुमा संरचना दिख रही है, वो ढकी किससे है? अंतःस्थित त्वचा से। तो ये हट जाएगी तो अपने आप प्रस्फुटन हो जाएगा, नहीं होगा? तो अभी हमने 2 लेयर पढ़ी, समझ में आई, चमकी। अब हम पढ़ेंगे तीसरी लेयर जो कि होगी लगभग 3 से 5 सेल्स की। ये तो सिंगल सेलुलर होगी दोनों। वो कैसी होगी कि बीच में बस एक गोला बना दो, बाकी इन्हें भर दो, लगभग कहीं 3 सेल्स, कहीं 4 सेल। समझ में आयो? ये क्या है? ये है मध्य परत, मध्य लेयर। ये कैसी है? ये 3 से 5 कोशिकाओं की बनी होती है, या 3 से 5 कोशिकाओं की लेयर की होती है। और इसका क्या काम है? क्या नाम? मध्य परत। ये हो गई। अंदर है भाई इसमें एक, इसको बुलाते हैं हम टेपिटम। क्या बुलाते हैं? अब सबसे मेन चीज क्या है? टेपिटम, जो अंदर अंदर बैठा है। इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा सुन लो, फिर इसको बनाएंगे, फिर आगे का अध्ययन करेंगे। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम जो अंदर बंदर वाली, चौथी हो गई नहीं, बारी कौन सी है गई? एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। फिर उसके बाद हो गई कौन सी? अंतःस्थितीय। फिर तीसरी कौन सी होगी? मध्य परत। फिर चौथी लेयर है टेपिटम। अब इसके अंदर क्या क्या है वो तो हम आगे पढ़ेंगे। ये वाली लेयर है ना चौथी, ये वाली है टेपिटम। क्लियर हुआ? एक बार संरचना बनाए के अब सुन लो थोड़ी थोड़ी कि क्या क्या रोल होने वाला है इसका। हमने पहले पुंकेसर किया, लघु काटी, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने पाया कि प्रत्येक परागकोश द्विपालियों में बटा हुआ है। फिर हमने अध्ययन किया कि प्रत्येक पाली 2 कोष्ठों में बटी हुई है। 2 पाली, प्रत्येक की 2 कोष्ठ, यानी कि 4 कोष्ठ हो गई। यानी कि हमारा जो परागकोश है चतुष्कोष्ठीय है। चतुष्कोष्ठीय है, इसका मतलब जो प्रत्येक कोष्ठ है, प्रत्येक कोना है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, किसका कार्य करेगा? लघु बीजाणुधानी। फिर हमने लघु बीजाणुधानी अलग की, उसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। जो सबसे बाहरी परत है, चपटी कोशिकाओं वाली परत है, उसको हम बुलाएंगे क्या? बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। उसके अंदर एक लंबी सेल्स की एक सिंगुलर परत थी, उसको हम क्या बुलाएंगे? अंतःस्थितीय। फिर उसके बाद 3 से 5 सेल्स की एक और लेयर थी, जिसको हम क्या बुला रहे हैं? मध्य परत। उसके बाद एक आखिरी एक केंद्रक नुमा संरचना है, जिसको हम बुला रहे हैं टेपिटम। और टेपिटम का क्या कार्य है कि अंदर बनने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका पोषण करना, परागकण का पोषण करना। उसके अलावा इस टेपिटम से एक विशेष पदार्थ स्रावित होता है, निकलता है, जिसको बुलाते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या? उसका क्या काम है? आपने नोट किया होगा कि जो परागकण हैं 3 से 4 साल 5 साल ऐसे भटकते रहते हैं, पर नष्ट नहीं होते। उन्होंने धूप देख ली, बारिश देख ली, गर्मी देख ली, सर्दी देख ली, फिर भी नष्ट नहीं हुए। तो इसका मतलब उनकी कोई ना कोई रक्षा कर रही होगी। तो परागण की जो परागकण है उसके ऊपर एक लेयर होती है स्पोरोपोलेनिन की, जो उसे वर्षा, गर्मी, धूप, सर्दी आदि से रक्षा करती है। वो कहाँ से निकलती है? वो टेपिटम से निकलती है। क्लियर हुआ? हाँ जी, अंदर ही बनेगा। अब हम जो पढ़ेंगे ना वो टेपिटम पढ़ेंगे कि टेपिटम में कैसे बनेगा परागकण। अभी तक हमने स्ट्रक्चर खत्म, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे बनता है लघु बीजाणु या परागकण। सबको चमका या नहीं? पक्का? लाओ, तू कल नहीं करो, मेरे ना आयो था, अब आएगो। देख झूठ बोलो की जरूरत है ना, मैं एक बार और समझा दूँ। बहुत है, चलो एक बार बना लो यार जल्दी से। और कल देना एक जनी कोई सी भी एक किताब और ले आया करना एक बार थोड़ा जल्दी बनाओ लड़ाओ। आज तो फिर सही लग रहा है। ठीक है, अब दोबारा सुन लो। हमने पुंकेसर की स्ट्रक्चर पूरी की पूरी देख ली कि परागकोश को काटने के बाद क्या क्या प्रोसेस दिखती है, क्या क्या लेयर दिखती हैं, क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि टेपिटम उसके अंदर क्या होगा।
टेपिटम है क्या? टेपिटम हम बोल सकते हैं एक प्रकार से बाहरी तो उसकी सहायक लेयर हो गई ना, एक उसकी रक्षा कर रही है, एक उसको पोषण दे रही है, एक उसको सर्दी गर्मी से बचाने के लिए स्पोरोपोलेनिन का स्राव कर रही है। तो बचा क्या? अब हमारा जो मेनली इसको हम बोल सकते हैं क्या है, ये लघु बीजाणुधानी है। तो अब ये सिंगल लघु बीजाणुधानी है खुद। अब ये क्या करेगी? अपनी संख्याओं में वृद्धि करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परागकण बन सकें। और जब संख्या में वृद्धि करनी होती है तो हम क्या करते हैं? समसूत्री विभाजन। अभी ये क्या थी? एक एन थी, मान लिया मैंने लघु बीजाणुधानी सिंगल कोशिका है। अभी इसको अपनी संख्याओं में वृद्धि करनी है, क्या करेगी? अपने आप में समसूत्री विभाजन। क्या करेगी? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बाद अब ये क्या हो जाएगी भाई? 2n हो जाएगी, द्विगुणित हो जाएगी कि नहीं होगी? अब जो द्विगुणित कोशिका बनी है, इस प्रत्येक द्विगुणित कोशिका को हम बुलाते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि लघु बीजाणु की मैया। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? दोबारा सुनो। मैंने पढ़ा कि लघु बीजाणुधानी है भाई, उसकी हमने प्रोसेस पढ़ ली, बाहरी लेयर, फिर उसके अंदर एक लेयर, उसके अंदर एक लेयर, और फिर लास्ट में है टेपिटम, जिसके अंदर ही होगा जो काम होगा परागकण के बनने का, लघु बीजाणु के बनने का। क्लियर? उसमें क्या है? लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी अपनी संख्याओं में करेगी सबसे पहले वृद्धि, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सके? परागकण बना सके। और वृद्धि करने के लिए क्या कर रही है वो? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन करके अपनी आपको द्विगुणित कर रही है। और जो प्रत्येक द्विगुणित कोशिका है उसको हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि लालाओ आवाज ना यार, यानी कि लघु बीजाणु की माँ, जहाँ से उसका जन्म होगा। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का सिंगल सा फंडा 1 से 2, 2 से 4, यानी कि फाइनल 2 अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनेगा? 4 कोशिका। हम एक हमारे 4 अर्धसूत्री विभाजन का सिंपल सिस्टम। अब इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन क्या बना भाई? इसके बाद 4 बने क्या? लघु बीजाणु चतुष्क। एक प्रकार से बोल सकता हूँ 4 हैं, आपस में चिपके भी होंगे, वो टेपिटम के अंदर है, तो उसको हम क्या कह देंगे? आपका चतुष्क बोल देंगे, लघु बीजाणु चतुष्क बोल देंगे। यही लघु बीजाणु जो चतुष्क है, जो परिपक्व हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो एक अलग जो एक चतुष्क है वो अलग सिंपल एक परागकण बनाएगा। क्लियर हुआ? कितना? एक बार और सुनो। हमने पहले पढ़ा कि पुंकेसर के अंदर क्या क्या हो रहा है भाई। उसके अंदर हम पहुंच गए टेपिटम के पास। टेपिटम के पास पहुंचे। टेपिटम को हम बोल सकते हैं एक प्रकार से कि वो लघु बीजाणुधानी का हृदय है। जो हो रहा है उसी के अंदर हो रहा है, जो कुछ है वही है। लघु बीजाणुधानी सबसे पहले अपनी संख्याओं में करेगी वृद्धि, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बना सके परागकण। अपनी संख्याओं में वृद्धि करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बना सके परागकण। अब ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसको सबसे पहले 2n होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? n से तो कुछ नहीं होना, द्विगुणित तो होना पड़ेगा, उसको अपने असली रूप में आना पड़ेगा। तो उस बीजाणुधानी में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं द्विगुणित क्या? कोशिका, जिसे हम बुलाते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इतनी बात क्लियर हुई? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का सिंपल सा रूल 1 के 4। तो हर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बनेंगे क्या भाई? चतुष्क 4। चतुष्क बोल दो उसको। और वो आपस में जुड़े होंगे। परिपक्व होने के बाद वो पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और प्रत्येक मात्र कोशिका से जो चतुष्क है 4 बन जाएंगे मेरे परागकण। है जी? मात्र ही क्यों बन रही है? क्योंकि मात्र या कोई नाम है लाली। मात्र मतलब माँ, जिससे जन्म होगा आगे का। समझ में आ गया? ऐसे ही हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ऐसे ही मात्र का मतलब नाम है उसका, वैसे कुछ नहीं है। मात्र मतलब माँ, एक प्रकार जहाँ से जन्म हो रहा है नई चीज का, वहाँ से। अभी समझ में आया? पक्का? चमको भाई सबके, तेरे लाला सही थे मतलब ना है, आए हो अगर ना आए हो। ठीक है, अब हम इसको लिख लें। इसको एक बार और लिख लो, ताकि शॉर्ट में अगर खाली डायग्राम भी देख लो आप लोग तो समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। अब ये बना क्या?
लघु बीजाणु चतुष्क। कल मोया तुम्हारी आंखन में वास्तव में चमक ना दिखी 1%। वो कल बहुत ज़्यादा हैरानी से भैया अजीब सा वो कम से कम घर जाएगा कोई 1.5 घंटा पढ़ा हूँ मैं पहले, यार आज ये ऐसी का कमी छोड़ दी मैंने कि बालकन की चमक सी ना दिखी। तब भी आए के सबसे पहले तुम तो यही बात पे गुथाऊँ कि लाला बस 1000 बार पूछो, बस आंखन में वो परेशान ना दिखनी चाहिए कि यार हमारे समझ में ना आए। क्लियर? हाँ तो फिर वो ठीक है, सेटिस्फेक्शन रहना कहा जाए। इन ये क्या बनाएंगे भाई? डायरेक्ट पराग कण, उसको बोलते हैं लघु बीजाणु। यार 11 तुम्हारे और रो रहे हैं कि साहब हमारा तो कोई पीरियड ना लग रहा, ये क्या चक्कर है? आपने पढ़ाया तो मैंने एक ही भी करो, आपको ही लग रहा हो बस एक, बाकी तो सुबह तो बैठे। और चार, एक तो लड़की है उनमें, आज वो भी ना बेचारी, 5-6 लड़के। लिख गो लगाओ गधा, अभी लिखना चालू करो तो तेरे समझ में आ रहे हैं? तू दिखा अभी तो हम करेंगे ना। अरे यार चित्र थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करियो, मैंने कहा साथ बनाया। पहली लेयर थोड़ी चपटी सी बनानी है ताकि अलग दिखे वो, फिर थोड़ी सी एक लेयर और बनानी है थोड़ी लंबी कोशिकान की, समझ गए? फिर 3 कोशिका 5 कोशिका की एक लास्ट की लेयर, और फिर टैपिटम। देखो हमारा टॉपिक हो यहाँ में कि निषेचन पूर्व जो घटनाएं घट रही हैं, जो कैसे पुष्प अपने शरीर को अपने आप को तैयार कर रहा है ताकि निषेचन कर सके, वो सब घटनाएं पढ़ रहे थे। उसमें भी सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? पुमंग। तो हमने लिख रखा है हेडलाइन या नहीं है? एक बार मुझे हैं देखिए, डाल रखा होगा, हेडिंग डाल रखी है ना? हाँ तो अब यहाँ में ऊपर यहीं जहाँ खाली पेज है नहीं, जहाँ पे हमने शुरू करो ही यहाँ डाल लो है हैशटैग करके पुमंग, उसी की तो सारी सब चल रही है। अब बस ये लिखना है इसके बारे में सब कुछ। मैंने तो डाल रखो लाली, पर तुमने ना डाल रखो कॉपी में। तैन डाल लियो, बयान ना डालो, तैन ना डालो। हाँ एंड्रोसियम लिखो, पॉइंट इन दिस। आवृत बीजी पादपों में, आवृत बीजी पादपों में, हाँ जी, पर ऐसे ना कि ऐसी कोशिश ऐसे करा करो। पादपों में देख ऐसे, आवृत बीजी पादपों में लैंगिक अंग, लैंगिक अंग डैश पुमंग पाया जाता है, पुमंग पाया जाता है, या नरजन्नांग पुमंग है, यार कुछ भी लिख लो तो तुम्हारी भाषा के ऊपर है। अब नीचे लिखो, पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाती है, ठीक है? क्लियर? पुंकेसर 2 संरचनाओं से मिलकर बना है। लिख लो, पुंकेसर की संरचना में नीचे तंतु व ऊपर पराग कोश लगा होता है। सिंपल सा फंडा है। क्लियर हुआ? लिखे कि डायरेक्ट याद करे वो? तुम्हारे काज कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ा को बेटा को। अभी आगे तो लिख बताऊँ। ठीक, आवृत बीजी पादपों में लैंगिक अंग पुमंग है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर में
नीचे तंतु व ऊपर पराग कोष लगा होता है। ये लिखाया हो बस मैंने फिलहाल। क्लियर हुआ? ये हो गई हमारे पमंग की संरचना। अब अगली हेडलाइन डालो, पराग कोष की संरचना। पराग कोष की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। क्लियर हुआ ना? जो हम पढ़े अभी समझे हैं वही लिख रहे हैं ना। हेडलाइन कर दियो, नीचे तो लिखना शुरू करो। हाँ भाई, अभी तो ये नर जननांग तैयार है रोए, फिर मादा जननांग तैयार होएगा, फिर आगे बढ़ेंगे निषेचन पे। निषेचन फिर तो संलयन है जाएगा, तो निषेचन ही होगा ना। ले लिखो, संरचना आएगी। लिखो भैया, पराग कोष या पुष्पों का पराग कोष दो पालियों में बटा होता है। दो पालियों में बटा होता है तथा प्रत्येक पाली दो प्रकोष्ठ में बटी होती है। दो प्रकोष्ठ बेटा, है गो जी। अर्थात परागकोश चतुष्कोष्ठीय होता है। लिख लेंगे या फाइनल? जीवा को या पूरा लिखी दें क्या ना? कल लिखें? मेरा तो ये इच्छा है, मैं तो भली तो घंटा और पढ़ा दूँ तो मैं कंप्लीट करा दूंगा। तुम बताओ। लाली ने जान दो भली तो क्या करेंगी, हम बनाएंगे। नहीं रहेंगी? अब यार रोक दें, फिर वहाँ के वहीं आगे से जोड़ देंगे फिर, है ना।